देहरादून में इंटर कॉलेज में उम्मीद एक पहल के तहत कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। देहरादून में शिक्षा संवाद कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत रहे मौजूद। मसूरी में कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने आयोजित की प्रेस वार्ता। थराली में आपदा पीड़ितों को वितरित की राहत सामग्री। टिहरी में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को लेकर बैठक आयोजित। डीएम नितिका खंडेलवाल ने की अध्यक्षता। गाजीपुर में पुलिस और औषधि नियंत्रक विभाग ने चलाया अभियान। मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का नई दिल्ली दौरा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उत्तराखंड में 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण की स्वीकृति के लिए मांगा समर्थन। राज्य गंगा और सहायक नदियों की निर्मलता, अविरलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। खेलों से युवाओं को रोजगार परक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। गोलापार क्षेत्र में लगभग 12.317 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने का वन विभाग को भेजा प्रस्ताव। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से भूमि स्थानांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए हर संभव सहयोग के प्रति किया आश्वस्त। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में उम्मीद एक पहल के अंतर्गत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएसआर के तहत 18 विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की 300 स्कूली छात्राओं को साइकिल स्कूल किट वितरित की। मंत्री जोशी ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है और सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उम्मीद जैसी पहल ग्रामीण परिवेश में रहने वाली बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि साइकिल न केवल एक यातायात साधन है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की प्रतीक भी है। उन्होंने बालिकाओं से आह्वान किया कि वे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, अपने सपनों को साकार करें और समाज में नई पहचान बनाएं। मंत्री जोशी ने कहा कि उम्मीद केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह बेटियों के सपनों को पंख देने का प्रयास है। आज दी जा रही साइकिलें उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक प्रेरक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आजीविका संवर्धन की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बेटी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बने। इस दिशा में सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। सबसे पहले तो मैं आरबीएल बैंक के हेड भंडारी जी का आग्रह करता हूं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर गरीब व कमजोर लोग रहते हैं और आज आरबीएल बैंक के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की 300 बेटियों को इनकी जो योजना है उम्मीद, उन्होंने आज हमारी उम्मीद पूरी की है। हमारी बेटियों को साइकिल वितरित की है, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। क्योंकि देखने में आता है दूर दूर से बच्चियां पैदल आती थी और धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी कि अन्य बच्चियों को हम साइकिल वितरित करें। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक नारी, एक मां मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है। कि उन बच्चियों ने बड़े होकर मां का स्वरूप धारण करना है। और उस दिशा में हमारी चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं
और मैंने यहां सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो मैंने पहले घोषणा की थी कि कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, वो पूरी हो चुकी है। अन्य कई संसाधन हमने यहां पर दिए और मुझे खुशी है कि जो विद्यालय है उसकी छात्र संख्या दुगनी हो गई है और हमने इनसे कहा कि आप संसाधन जो बताइए हम देंगे, लेकिन छात्र संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखने में आता है कि आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य को, यहाँ के अध्यापकों को बधाई देता हूँ कि आपने छात्र संख्या बढ़ाई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संवाद कार्यशाला का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने विकसित भारत और समृद्ध उत्तराखंड के लिए उच्च विषय पर अपने विचार रखे। साथ ही उच्च के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, उल्लेखनीय कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। चिंतन शिविर में देश भर से आए शिक्षाविदों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शोधार्थियों ने इस 2 दिवसीय संवाद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता सुधार, कौशल आधारित शिक्षा और भविष्य की रणनीति पर जो है अपने विचार साझा किया। और इस संवाद का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, रोजगार परक और अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा व्यवस्था का निर्माण है, जिससे कि उत्तराखंड न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाए। चिंतन शिविर में प्राप्त सुझाव निश्चित ही भविष्य की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उधर कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान जो है उन्होंने हाल ही में थराली में आपदा पीड़ितों को राहत राशि और सामग्री वितरित करने के बाद वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहीं आज भी आपदा पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। विगत दिनों चमोली के थराली क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ आपदा पीड़ितों को राहत जो है राशि और सामग्री उपलब्ध कराई गई। आज भी सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में राहत सामग्री नहीं पहुंचा पाई है। वहीं आपदा राहत देने में सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि घाट क्षेत्र में 8 परिवार 40 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें आपदा राहत न करते हुए सभी को आपदा राहत उपलब्ध कराया। तो हमारे पूरे प्रदेश में आई है और उसमें ये देहरादून शहर भी है, इसमें मसूरी विधानसभा में सबसे अधिक आपदा आई है। तो हम लोग तो उस समय तक जब थराली में आई आपदा के लिए ही काम कर रहे थे, थराली उत्तरकाशी के लिए। लेकिन जब पता चला कि हमारे जनपद के विधानसभा मसूरी में भी आपदा आई तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। हमारी सारी टीम आपदा में, चाहे वो रिकोली हो, बितौली हो, कैरकुल पीछे पुरकुल हो, मसूरी का सरदारा हो, आगे बादल घाटी में तमाम जो क्षेत्र थे, हम लोगों ने वहां पर जो है जो काम सरकार ने जो राहत सामग्री या जो चीज नहीं पहुंचाई तो हम लोगों ने उनके पास पहुंचाने का प्रयास किया। और इसी बीच में जो आपदा जो चमोली जिले का जो घाट क्षेत्र है, नंदा नगर से बोलते हैं, बहुत बुरी स्थिति, वहां भी हम गए थे। तो हमारे साथ में हम लोग मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी की ओर से जो हमने कोष इकट्ठा किया था वो लगभग 40,000 रुपए का कोष हमारे पास एकत्रित हुआ था, जिसका सामान लेकर हम जो नंद प्रयाग है, नंदा नगर है, उसके घाट गांव और उसके आसपास के जो 3-4 गांवों में वहां गए थे, जहां करीबन 5-6 लोग मृतक भी हुए हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहां जब हम पहुंचे तो वो आपदा का जो हमने रूप देखा, जो आपदा का दंश देखा, उससे दिल दहल गया और देखा कि वहां पर भेदभावपूर्ण रवैया है। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वहां पहुंचे तो वहां जब हम जनता से हमने पूछा तो 8 परिवार थे हरिजन के, जो 40 साल पहले वहां पर विस्थापित होकर आए थे। जब उस जगह आपदा आई थी तो उनको वहां से वहां विस्थापित किया गया था, लेकिन आज उन 8 परिवारों को वहां पर वंचित रखा जा रहा है। उन्हें किसी तरह का जो आज उनके पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल आपदा से के जो मानक है उससे बाहर किया गया है और को किसी तरह की भी त्वरित ना तो धनराशि दी गई है और ना ही उनके साथ कोई मानवतापूर्ण व्यवहार किया गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार।
सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार उत्तराखंड का तेजी से विकास कर रही है। धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच बेहतर समन्वय के चलते शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और रेल कनेक्टिविटी जैसी हजारों करोड़ों रुपए की तमाम केंद्रीय योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को मिला है। कहा कि प्रदेश में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। पूरे देश में सबसे पहले धामी सरकार ने यूसीसी कानून लागू किया। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर किए गए अतिक्रमण को हटाकर देवभूमि का स्वरूप बचाया। पर्यटन क्षेत्र का विकास और रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इस दौरान सुरेश जोशी ने दावा किया कि 2027 में फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कहा कि कांग्रेस नेता विहीन, नेतृत्व विहीन और विचार विहीन राजनीतिक दल है। विपक्ष अगर जायज सवाल उठाता है तो जायज सवाल का समाधान करना सरकार का कर्तव्य है। विपक्ष ने आज तक मुझे नहीं दिखता कि कोई भी जायज सवाल उठाया हो, क्योंकि ये पहली सरकार है इन 25 वर्षों के कालखंड की जिसमें मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के साथ एक बढ़िया अपना कॉन्टैक्ट बना करके, एक कनेक्टिविटी बना करके इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए अरबों रुपए की योजनाएं स्वीकृत कराकर इस प्रदेश के विकास को तेजी से बढ़ाया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर मैं स्वास्थ्य को ले लूं, क्या अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं हो गया? क्या पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज और सैटेलाइट एम्स क्या विपक्ष को दिख नहीं रहा? क्या यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर एकल सदस्य जांच आयोग ने देहरादून के सर्वे चौक में IRDT ऑडिटोरियम में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों से उनकी शिकायतों और सुझावों को सुना, साथ ही अभ्यर्थियों के अभिभावकों से भी शिकायत और सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड में सभी जिलों में जाकर जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से शिकायत और सुझाव को लेकर रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि एकल सदस्य आयोग
अभी तक 3 स्थानों पर जनसुनवाई कर चुका है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि कई स्थानों पर आयोग जनसुनवाई कर रहा है। ज्यादातर लोग पेपर को रद्द कर 1-1.5 महीने के भीतर ही री एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को यह परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा करानी चाहिए। नोट किया जा रहा है कि जनसंवाद में जो भी विचार आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और उसके बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जैसा कि आपने यहां पर देखा, जो भी मत आ रहे हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें जांच रिपोर्ट में और शीघ्र ही राज्य सरकार को जांच सौंप दी जाएगी। देखिए, अभी तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। अभी केवल आप उस अनुसार देखें तो जनपद नैनीताल में, हल्द्वानी में हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है और आज देहरादून में हुआ है और इसके बाद अन्य जनपद का शीघ्र ही प्रोग्राम है, क्योंकि अध्यक्ष जी का भी ये है कि इसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दें। पीयूष ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर देहरादून में एक जनसुनवाई हुई और ये जनसुनवाई जो है लगातार चल रही है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काठगोदाम के बाद आज देहरादून में हुई और प्रदेश के जहां जहां इन्होंने जनसुनवाई की, छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त कराकर इसका री एग्जाम कराना चाहिए। और यहां पर भी 100 के 100 अभ्यर्थी अगर थे तो सबकी जुबान पर एक ही शब्द था कि री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। लगता है कि री एग्जाम अब सरकार को जल्द इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। साथ ही यहां पर परीक्षार्थियों ने जो है आज कई खामियां भी गिनाई अपने अपने सेंटरों की। किसी सेंटर पे उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जैमर खराब है, किसी सेंटर में उन्होंने कहा कि भाई यहां पर परीक्षा नियंत्रक जो वहां पर परीक्षा पर्यवेक्षक थे उनके मोबाइल वहां पर अलाउड हो जाते हैं। कहीं पर जो है 10:30 बजे पेपर शुरू कर दिया जाता है जबकि 11 बजे पेपर की टाइमिंग होती है और कहीं पर जो है जो कैमरे थे उन पर जो है पन्नियां लगाई गई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इस परीक्षा की सारी गोपनीयता भंग हुई है और 21 सितंबर की इस परीक्षा को अब कैंसिल करके दोबारा इसके री एग्जाम होना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर डीएम सविन बंसल की बैठक। दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस निर्गत को लेकर हुई बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित। सार्वजनिक रास्ते, आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित। अगले वर्ष चिन्हित खुले मैदान में दिए जाएंगे लाइसेंस। व्यापारियों ने दी अपनी सहमति। पुलिस, फायर प्रशासन के अधिकारियों को लाइसेंस निर्गत करने के दिए आदेश। पटाखा दुकान लगाते हुए सड़क पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। पटाखा लाइसेंस के लिए 850 रुपये शुल्क निर्धारित। पटाखा लाइसेंस निर्गत समस्त सुरक्षा मानक करने होंगे पूर्ण। पटाखा गोदाम से फुटकर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखा बिक्री की होगी अनुमति। जिला प्रशासन ने की व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग की अपील। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार नई टिहरी में पल्स पोलियो जो है प्रतिरक्षण अभियान संबंधी जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई और इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपना संपर्क नंबर सभी संबंधित को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को सभी पोलियो बूथों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रखने को लेकर भी निर्देशित किया है। वहीं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बाल विकास विभाग को आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सूचना विभाग और पंचायती राज विभाग को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाने को कहा गया है। टास्क फोर्स समिति की बैठक आज हुई है। इसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एजेंडे रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो एक हमारा पहला है कि जो पल्स पोलियो का हम जानते ही हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलता है। वो अभियान हमारा स्टार्ट हो रहा है इस बार 11 अक्टूबर से और उसमें ये रहता है कि क्योंकि वैसे हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के लिए हम लोग पल्स पोलियो अपना फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं और एक टाइप 1 के लिए भी जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है और उसका वैक्सीनेशन 0 से 5 साल के बच्चों का रेगुलरली चलेगा, जिसमें हमारे पूरे जनपद में
523 हम लोगों के बूथ लगेंगे, जिसमें 963 टीमें लगेंगी और 0 से 5 साल के बच्चों को पहले दिन बूथों पे और बाकी उसके बाद 5 दिन जो होगा हमारा घर घर जाके बच्चों को वैक्सीनेशन पल्स पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाएंगे। टैबलेट्स देते थे जिसमें ये रहता था कि उनको हमें अनीमिया मुक्त की तरफ लेके जाना है। इस बार 33,000 बच्चे जनपद के प्राइवेट स्कूलों के भी जुड़ेंगे और ये वृहत अभियान 10 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें सब स्कूलों के टीचर्स को भी अभी इस दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 अक्टूबर से ये वृहद अभियान आयरन का देने का आयरन फॉलिक टैबलेट ताकि हम एनीमिया मुक्त की तरफ चले, उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे संबंधित सभी विभाग ICDS, एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव थे और मेडिकल हेल्थ टीम के साथ पूरा आज ये मीटिंग कर। जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस में पोल्ड ईवीएम, पोल्ड वीवीपैट और कैटेगरी डी की मशीनों और ट्रेनिंग अवेयरनेस की मशीन हॉल का भी मासिक निरीक्षण किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रतिनिधि, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अधिकारी मौजूद रहे। उधर पिरान कलियर थाना क्षेत्र से लापता हुई मासूम बच्ची को पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर सकुशल ढूंढ निकाला। बता दें कि पिरान कलियर क्षेत्र में अन्य राज्य से दरगाह शरीफ पहुंचे जायरीन की 4 वर्षीय पोती अचानक लापता हो गई थी। मासूम के गायब होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। बच्ची के परिजनों ने थाना पिरान कलियर पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश में 3 टीमें गठित की और टीमों ने दरगाह और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच शुरू की। लगातार प्रयास और तेजी से की गई कार्रवाई ने आखिरकार रंग दिखाया। पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के भीतर मासूम साबरीन को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बेटी के वापस आने पर परिवार की आंखों में खुशी की आंसू झलक उठे। परिजनों ने कलियर पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की और एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कहा कि बच्ची सकुशल मिल गई है, जिसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जनता की सुरक्षा और हर बच्चे की मुस्कान हमारी पहली प्राथमिकता है। पिरान कलियर पुलिस ने तेजी, जिम्मेदारी और इंसानियत तीनों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। कहीं मिसिंग है तो चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला था, इमीडिएट थाने ने रिस्पॉन्स किया, FIR लिखी और सीसीटीवी और ये सब चीजें देखी तो मॉर्निंग आवर में बिटिया सकुशल मिल गई है, परिजनों के सुपुर्द कर दी है। तो थोड़ा परिजनों की तरफ से भी लापरवाही थी, तो फाइनली बच्ची को पुलिस ने रिकवर करके उनके माँ बाप को सौंप दिया। बच्ची वहीं थाना रुड़की कलियर खेती की रहने वाली थी। हॉस्पिटल यही बताया कि उनकी बच्ची मिसिंग है। बाकी पूछताछ करेंगे कि किस कंडीशन में मिसिंग हुई, क्या हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के विजन को साकार करने की दिशा में कुमाऊं पुलिस और औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं परिक्षेत्र में SOTF टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार पर निर्णायक प्रहार किया गया है। आईजी कुमाऊं मंडल और स्वास्थ्य सचिव के निर्देश में औषधि नियंत्रक विभाग की टीम SOTF कुमाऊं परिक्षेत्र और काशीपुर पुलिस द्वारा थाना काशीपुर क्षेत्रांतर्गत आर्यनगर रोड नियर पंथ पार्क स्थित माता गर्जिया मेडिकल स्टोर पर संयुक्त छापा मारकर निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। पूछताछ के दौरान मेडिकल स्टोर स्वामी सौरभ सारस्वत कोई वैध अभिलेख अथवा बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आईजी मैडम कुमाऊं रेंज और सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज काशीपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें माता गर्जिया मेडिकल स्टोर पे चेकिंग करने पे मन प्रभावी औषधियों का भंडारण पाया, जिसके संबंध में स्वामी से बिल मांगा गया। मौके पे बिल प्रस्तुत न कर पाने पे इन पे NDPS की कार्रवाई। नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत में रुद्रप्रयाग पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही जनपद क्षेत्रांतर्गत अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग के स्तर से पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी के नेतृत्व में ग्राम बक्सीर और
रोसियाडा तोक के आसपास के क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट किए जाने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने करीब 5 एकड़ भूमि में अवैध भांग की खेती को विनिष्टीकरण किया और इस साल जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 अभियोग पंजीकृत कर अवैध चरस और स्मैक की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस टीम लगातार स्कूलों, कॉलेजों और आम जनमानस के बीच जाकर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस की आम जनमानस से अपील है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और नशा मुक्ति अभियान में जिला पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां पर सिंचाई विभाग के सचिव युगल किशोर पंत पहुंचे हरिद्वार। आगामी अर्ध कुंभ मेला क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। 2027 में आयोजित होगा अर्ध कुंभ मेला। निरीक्षण के दौरान डीएम मयूर दीक्षित भी रहे साथ। सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सचिव सिंचाई ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें, कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग कुछ घाट निर्माण कर रहा है और रीडेवलपमेंट का कार्य कर रहा है हर की पैड़ी और उसके आसपास। तो आज उसका निरीक्षण किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए जो निर्माण कार्य हो वो अच्छी गुणवत्ता युक्त हो, एस्थेटिक्स पूरी हो और लोगों को गंगा स्नान का पूरा लाभ मिले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।